नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ डीएलएड द्वितीय वर्ष हिंदी शिक्षण और उसमें नाटक शिक्षण। नाटक गद्य की एक विधा है जिसे दृश्य काव्य भी कहा जाता है। ऐसी विधा जिसे पढ़ने और सुनने के अतिरिक्त आँखों से देखा भी जा सके, उसे नाटक कहा जाता है। नाट्य विधा की उत्पत्ति बहुत प्राचीन मानी जाती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के बारे में परिभाषा दी है कि तीनों लोकों के भाव का अनुकरण ही नाटक है, अर्थात नाटक अनुकरण की विधा है। इस तरह से दो चार परिभाषाएं आपने भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की देनी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नाटक के उद्देश्य या नाटक शिक्षण का महत्व। नाटक क्यों बच्चों को पढ़ाया जाए, अर्थात इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, या नाटक शिक्षण के पीछे क्या उद्देश्य रहता है। तो मैं पुनः आपको याद दिला दूं, गद्य शिक्षण के जितने भी उद्देश्य हैं वो गद्य की सभी विधाओं के उद्देश्य, नाटक शिक्षण के भी, कहानी शिक्षण के भी, उपन्यास शिक्षण के भी, रचना शिक्षण के भी, निबंध शिक्षण के भी। बस आपने थोड़ा सा परिवर्तन करना शुरू में कि पहला उद्देश्य नाटक के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कहानी है गद्य की विधा तो कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, निबंध है तो निबंध के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद बाकी के उद्देश्य लगभग एक जैसे रहते हैं कि बच्चों की नाटक के प्रति रुचि उत्पन्न हो। ये हमारा पहला नाट्य शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा, नाटक के तत्वों से अवगत करवाना। जिस तरह से कहानी के तत्व होते हैं उसी तरह से नाटक के तत्व होते हैं, एकांकी के तत्व होते हैं, उपन्यास के तत्व होते हैं। कि कौन कौन से तत्व हैं, इसकी जानकारी देना नाट्य शिक्षण का उद्देश्य, और इसलिए नाट्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। तीसरा, भाषाई कौशलों का विकास। इसको अलग अलग भागों में बांटिए। श्रवण कौशल का विकास, वाक कौशल का विकास। नाट्य शिक्षण से सबसे ज्यादा वाक कौशल का विकास होता है। बच्चा बोलना सीखता है कि किस तरह से परिस्थिति अनुसार, भावानुसार, प्रसंगानुसार उचित यति, गति और लय के साथ कहाँ भाव को सुर लहर के साथ कहाँ सुर को ऊंचा करना है, कहाँ नीचा करना है, ये सब नाटक शिक्षण में, क्योंकि वहाँ पर अभिव्यक्ति होती है और साथ में अभिनय होता है, तो ये नाटक शिक्षण में वाक कौशल का विशेष तौर पर जो है विकास होता है। इसी तरह से पठन कौशल का विकास और लेखन कौशल का भी विकास, यानी कि चारों कौशलों का विकास अलग अलग भाग इसके महत्व या उद्देश्य हो गए। शब्द भंडार में वृद्धि, ये भी गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो नाटक शिक्षण का हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हो। सद्वृत्तियों का विकास या चारित्रिक विकास बच्चे के अंदर, क्योंकि नाट्य शिक्षण में उसको तरह तरह की सामाजिक परिस्थितियां दिखाई जाती है, तरह तरह का संघर्ष, जीवन संघर्ष दिखाया जाता है, तो उससे उसके अंदर अच्छी वृत्तियों का, अच्छी आदतों का निर्माण होता है। मनोरंजन करना, शहरी साहित्य का उद्देश्य रहता है मनोरंजन करना, तो नाटक का भी उद्देश्य है मनोरंजन करना। उसके बाद साहित्यिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास, जिसको भावनात्मक विकास भी कहते हैं, सृजनात्मकता का विकास, और आखिर में सर्वांगीण विकास। ये अलग अलग आप हेडिंग्स दे दें। बार बार मैं हर वीडियो में ये चीज़ें दोहरा रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा व्याख्या इसकी नहीं कर रहा हूँ। यानी कि इस तरह से नाटक शिक्षण के उद्देश्य रहेंगे आखिर में बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। अब हम बात करते हैं नाटक के तत्व। नाटक के तत्व, पिछले वीडियो में मैंने कहानी के तत्वों की बात की थी। जो तत्व कहानी के वही तत्व नाटक के हैं, सिर्फ एक नाटक का अलग तत्व होता है। अभी इसकी हम बात करेंगे। तो पहला तत्व होता है कथानक, जिसको हम कथा वस्तु भी कहते हैं। नाटक की कहानी कहीं ना कहीं से ली जाती है, वो सामाजिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, पौराणिक हो सकती है, और उसी आधार पर उसके कथानक को बांटा जाता है। और इसी तरह से कथानक के भी 3 भाग नाटक में भी यही होते हैं, आरंभ, मध्य और समाप्ति। कथानक के इर्द गिर्द ही पूरा नाटक घूमता है, तो ये कथानक नाटक का पहला मूलभूत तत्व होता है। दूसरा होता है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र, नाटक में पात्रों का होना बहुत ही जरूरी है। बिना पात्रों के नाटक नहीं चलता है,
क्यों? क्योंकि वहां पर रंगमंच पे उसको अभिनय करना होता है, तो रंगमंच में हमारे सामने पात्र ही आते हैं। तो पात्रों का वर्गीकरण सामान्यतः 3 भागों में किया जाता है। एक नायक होता है, उसकी एक नायिका होती है और एक खलनायक होता है। लेकिन ये परिपाटी समय के साथ साथ बदलती जा रही है। बिना नायिका के भी जो है नाटक होते हैं। तो इस तरह से जो है मुख्य पात्रों की मैं बात कर रहा हूं और उसके बाद उनका चरित्र चित्रण। ये चरित्र चित्रण क्या होता है? नाटक लिखने वाले को पूरा चित्रण करना होता है, स्केच बनाना होता है अपने पात्र का, उसको पूरा दिखाना होता है। मान लीजिए उसका नायक है, तो नायक के बारे में लिखेगा कि नायक 18 साल का लड़का है, जिसकी अभी हल्की हल्की मूछें आ रही हैं, उसकी जो है उम्र 18 साल है, अभी उसका कद जो है 5 फुट 4 इंच है, शरीर जो है उसका दुबला पतला है, चेहरा जो है सौम्य है, गेहुआ वर्ण है। इस तरह से पूरे संकेत देने होते हैं। और उसने इस समय जो है खाकी रंग की जो है एक स्लेटी रंग की जो है पैंट पहनी है और उसके ऊपर हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी है। तो ये पूरे संकेत देने होते हैं, इसको कहते हैं चरित्र चित्रण। ये संकेत देने होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने मंचन करना है तो फिर जो मंचन करवा रहा होता है वो पात्र को उसी हिसाब से, उसी वेशभूषा में, उसी कद काठी में प्रस्तुत करता है। तो इसको कहते हैं चरित्र चित्रण। तो नाटक में पात्र चरित्र चित्रण का विशेष महत्व है। तीसरा तत्व होता है संवाद। संवाद या कथोपकथन भी इसको कहते हैं। नाटक में भी कहानी की तरह संवाद छोटे छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं, पेने होते हैं, तीखे होते हैं। क्यों? नाटक में संवाद, नाटक के संवादों में प्रमुख तत्व रहता है द्वंद्व। कहानी में रहती है जिज्ञासा ताकि बात आगे बढ़ती रहे, लेकिन नाटक में रहता द्वंद्व। संवाद नुकीले होते हैं, चुभने वाले होते हैं, द्वंद्व से जो है नाटक आगे बढ़ता है। मान लीजिए यहां नाटक चल रहा है, पति और पत्नी के बीच की बात है, और सुबह सुबह जो है पति बिस्तर पर से आवाज देता है, अरे कहाँ रह गई, चाय तो पिला दो। और पत्नी रसोई से झिलाते हुए कहती है, बस और कोई काम नहीं है, सुबह उठ के चाय। तो इस तरह से जो है उनके बीच में द्वंद्व रहता है। चल रहने दे, मुझे नहीं पीनी तेरी चाय, मैं खुद बना लूंगा। तो इस तरह से जो उनके संवाद होते हैं वो आपस में द्वंद्व भरे होते हैं ताकि नाटक आगे बढ़ता रहे। तो संवाद के बाद आता अगला तत्व रंगमंचिता। रंगमंचिता ऐसा तत्व है जो केवल नाटक में होता है, ना कहानी में होता है, ना उपन्यास में होता है, नाटक और एकांकी में होता है। रंगमंचिता इसे अभिनेता भी कहते हैं, अर्थात नाटक में अभिनेता या रंगमंचिता का गुण होना चाहिए। इसका मतलब ये कि नाटक को रंगमंच पे प्रस्तुत किया जा सके, इस तरह से उसकी कथा वस्तु होनी चाहिए, इस तरह से उसके संवाद होने चाहिए। तो अगर उसमें रंगमंचिता का गुण नहीं है तो नाटक नहीं हो सकता। तो मूलभूत तत्व है रंगमंचिता या अभिनेता। अगला देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण से अभिप्राय यही है कि जिस समय की आपकी कथा वस्तु है उस समय की वेशभूषा होनी चाहिए, उस समय की भाषा होनी चाहिए, उस समय का वातावरण आपके नाटक में झलकना चाहिए। मान लीजिए आप जो है अगर देश काल और वातावरण का ध्यान नहीं रखता नाटककार, तो नाटक नहीं रहता है। लोग जो है सड़े हुए टमाटर और जूते फेंकते हैं। अब मान लीजिए आपने रामायण कालीन कोई आपका पौराणिक संदर्भ है और उस समय आप दिखा रहे हैं कि एक ऋषि कन्या जो है जंगल में जा रही है पूजा का थाल लिए फूल तोड़ने के लिए, और उधर से एक युवक जो है जीन्स की पैंट पहन करके और हाथ में मोबाइल लेके आता है और उसको कहता है, अरे आपका क्या नाम है? तो गड़बड़ हो गया ना। आपका कथानक पौराणिक काल का है, आप ऋषि कन्या की बात कर रहे हैं और साथ में आप मोबाइल लेके युवक को दिखा रहे जींस की पैंट पहनते हुए, तो देश काल और वातावरण का उल्लंघन हो गया। तो आपका नाटक वहीं खत्म हो जाएगा। आपको उस समय की वेशभूषा, उस समय की भाषा, उस समय का व्यवहार दिखाना पड़ेगा, उसको कहते देश काल और वातावरण। अगला तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। जिस तरह का पात्र है, पात्र आपका खलनायक है तो सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, तो उतरा करके बदतमीजी से बात करेगा। पात्र आपका अनपढ़ है, उस तरह से बात करेगा। पात्र आपका सौम्यशील स्वभाव वाला है, उसकी बात में उसी तरह से होगी। तो संवाद जो है कथानक के अनुसार होने चाहिए, उसकी विषय वस्तु के आधार पर होने चाहिए, मनोदशा के आधार पर होने चाहिए, उसकी आयु के अनुसार होने चाहिए। आखिरी उद्देश्य, आखिरी हमारा जो तत्व है उद्देश्य, 7वां तत्व उद्देश्य।
किसी न किसी रचना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। तो नाटक शिक्षण में भी कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, कोई ना कोई संदेश समाज को देना होता है। जहाँ प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, उसके साथ कोई दूसरा और उद्देश्य रहता है जो लोगों को बताना होता है। तो ये थे नाटक के तत्व। अब हम बात करेंगे नाट्य शिक्षण की विधियाँ या प्रणालियाँ, कि नाटक को कैसे पढ़ाया जाए। एक अध्यापक नाटक को किन किन विधियों के द्वारा पढ़ा सकता है या कौन सी प्रणालियाँ हैं। तो सबसे पहले अर्थकथन प्रणाली। अर्थकथन प्रणाली नाटक शिक्षण के लिए पहली प्रणाली है, लेकिन उतनी उपयुक्त नहीं है। इसमें अध्यापक नाटक को पढ़ाता है, केवल पढ़ाता है, और जो अपरिचित शब्द आते हैं उनके अर्थ बच्चों को समझाता है ताकि वो नाटक की कथानक को समझ सके। तो कथानक को समझाने के लिए तो ये प्रणाली उपयुक्त है, लेकिन पूरे नाटक को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे केवल कथानक बच्चों के समझ में आ सकता है। व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली में अध्यापक नाटक को पढ़ता है, कथा वस्तु को पढ़ाता है और उसके बाद उसकी पूरी व्याख्या करता है। इससे भी लगभग वो पूरे नाटक को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन सभी तत्वों को इसको आसानी से समझाया नहीं जा सकता। रंगमंच प्रणाली तीसरी। इसमें अध्यापक क्या करता है कि बच्चों को किसी नाटक को समझाने के लिए किसी रंगमंच में, थिएटर में ले जा करके नाटक का अभिनय दिखाता है कि किस तरह से वहाँ नाटक घटित हो रहा है, और साथ साथ बच्चों को पूरा समझाता है ये इसका कथानक है, ये पात्र है, ऐसे संवाद होते हैं, ऐसे देश काल और वातावरण का इन्होंने वेशभूषा का ध्यान रखा हुआ है। तो वो रंगमंच प्रणाली है जिसमें साक्षात नाटक का अभिनय होते हुए बच्चों को दिखाया जाता है। कक्षा अभिनय प्रणाली चौथा, जो अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि है और सबसे ज़्यादा संभव और सबसे ज़्यादा प्रयोग जिसका किया जाता है। इसमें अध्यापक कक्ष में क्या करता है, नाटक के जैसे जैसे पात्र है वैसे वैसे बच्चों को रोल दे देता है। उनको जो है कह देता है, मान लीजिए 4 पात्र है तो 4 लड़के खड़े करके या 4 जो भी बच्चे हैं खड़े करके उनको उसके हिसाब से रोल दे दिए जाते हैं, और जैसे जैसे डायलॉग संवाद जिसके वजह से संवाद का अभ्यास करवाया जाता है और पूरे कक्षा में अभिनय करवाया जाता है। इसके माध्यम से बच्चे स्वयं भी भाग लेते हैं, सक्रियता उनकी बढ़ती है, रुचि लेते हैं और नाटक को बखूबी समझ जाते हैं। तो सबसे उपयुक्त और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। विश्लेषण प्रणाली। इस प्रणाली का भी अध्यापक सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। इसमें अध्यापक नाटक के पूरे 7 के 7 तत्वों का विश्लेषण करता है, बच्चों को समझाता है सारे तत्वों को, और धीरे धीरे पूरे नाटक को समझाने का प्रयास करता है। समीक्षा प्रणाली अगली, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त प्रणाली है। इसमें जो है नाटक की तत्वों के आधार पर समीक्षा बच्चों से करवाई जाती है। बड़ी कक्षाओं में अक्सर ही इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तत्व इनको पहले समझाए जाते हैं, उसके बाद वो पूरे नाटक की समीक्षा करते हैं कि कौन से तत्व के अनुसार कौन सा नाटक जो है सही बैठता है, क्या गुण है, क्या दोष है। अगली आदर्श नाटक पठन प्रणाली। इस प्रणाली का अध्यापक सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। आदर्श नाटक पठन प्रणाली। आदर्श नाटक, इसमें अध्यापक नाटक का पठन करता है आदर्श विधि से, यानी कि जैसे जैसे संवाद है हाव भाव के साथ बिल्कुल वैसे वैसे संवादों का प्रयोग करता है, वैसे वैसे संवादों का बच्चों के सामने आदर्श पठन करता है ताकि बच्चे हाव भाव के साथ सीख जाते हैं। रमा बाहर से आवाज देती है, रोहित, हे रोहित। रोहित अनमना सा, हाँ क्या हुआ, अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं कब से आवाजें दे रही हूँ। अध्यापक हूबहू पूरे हाव भाव के साथ, पूरे अपने अभिनय के साथ नाटक का पठन करता है। तो इसको कहते हैं आदर्श नाटक पठन प्रणाली, और बच्चे ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं और वो इसी तरह से पूरे नाटक को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर में संयुक्त प्रणाली। संयुक्त प्रणाली मतलब सारी विधियों का प्रयोग यथास्थान और परिस्थितियों के अनुसार अध्यापक के द्वारा किया जाता है और पूरे नाटक को पढ़ाया जाता है। तो यह है नाट्य शिक्षण की प्रणाली या विधियाँ। धन्यवाद। जय हिंद।